जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा टाइम हो चुका है प्रथम वक्ता का, तो मैं अपने प्रथम वक्ता आचार्य प्रवर निरंजन सर से आग्रह करूंगा कि सर अपने वक्तव्य रखें। आदरणीय आचार्य प्रवर निरंजन सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सभी सर प्रणाम सर। सभी उपस्थित सज्जनों के बुद्धि का मैं सादर नमन करता हूं, अर्थात नमो बुद्धाय। बात शुरू करता हूं। अभी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे चौधरी सर, तो उसमें एक नाम आया आचार्य पूरन सिंह लोधी। तो चूंकि एक छोटा सा हमें भी याद आ गया, तो मैं सोचा कि उनको भी याद करते हुए बात शुरू करता हूं। अमरकंटक में पहली बार उनसे मिले थे, तो वो चीज जो पुरानी चीजों को नए क्लेवर में जो डाल करके जो प्रस्तुत करते हैं, सर तो बता रहे थे कथा का, हमें विश्वास है कि उनका कथा भी एक अनूठे ढंग से होगा। तो बताते थे कि जो पूजा कराने जाते हैं तो ध्यान रहता है कि जो पारंपरिक विधि है, जजमान के घर में जो महिलाएं आई हैं उनको ये नहीं लगे कि कोई विधि छूट गया है, तो सारा विधियों को कराते हैं, लेकिन उसमें नयापन ये क्या जोड़ देते हैं। बता रहे थे कि हम नयापन दो चीज जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि भाई देखिए, कोई भी पूजा प्रारंभ होगा तो गणपति का पूजा होगा। गणपति के पूजा से ही कोई शुभ काम प्रारंभ किया जा सकता है। और भारत जो गणतंत्र है, इसका गणपति हमारा संविधान है, तो मैं सबसे पहले संविधान की पूजा करूंगा, उसके बाद बाकी आगे करूंगा। तो मैं जजमान से संविधान मांगता हूं, यदि उनके यहाँ नहीं रहता है तो मेरी झोली में एक छोटा सा एक संस्करण रहता है, जिसे मैं निकाल करके इस महान गणतंत्र में पहले गणपति मतलब गणतंत्र का जो गणपति भारतीय संविधान है उसकी पूजा करते हैं। और उसके दूसरे चरण में वो कहते हैं कि आपके जो देवता हैं, ये आप जिनके संतान हैं, जिन्होंने आपको इस धरती पर परवरिश करके इस अवस्था तक पहुंचाया है, उनकी पूजा कर लें। तो उनका कोई फोटो हो या उनका कोई स्मृति चिन्ह हो, यदि कुछ नहीं है तो उसको एक एजम्पशन मान करके उनकी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सब दोहरा देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जो पारंपरिक संस्कार के नाम पर जो विरोध करते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कितना बड़ा ये मौलिक बदलाव है, आपका सोचने का नजरिया बदल देता है। अब देखिए, अभी आप कहीं भी पूजा कराने जाते हैं तो तीन तरह के, तीन जेनरेशन का लोग मिलता है। एक पुराने लोग मिलते हैं जिनको नई बात समझ में नहीं आती है, चलता उन्हीं का है, इसलिए भी कि वो हेड हैं, इसलिए भी कि उनको सम्मान दिया जाना है, तो उनके हिसाब से पुराने पद्धति को ही मान लेना पड़ता है। लेकिन उनका जो बेटा है वो अंदर से सहमत है कि नहीं नहीं ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ये बदलाव इस तरह से होगा। और जो नया जनरेशन वाला जो उस बुजुर्ग का जो पोता नाती है, वो तो सारा का सारा उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है अक्सर। तो क्या है कि आपको तीनों को ध्यान में रख करके रणनीति तय करना है, उसी रूप में, जिस रूप में वो बुजुर्ग चाहते हैं उसी रूप में आपको जाना होगा। ड्रेस में, संस्कार में, विधि विधान में, उसी स्वरूप में, उसी चीज में, और उसी में फिर जो है मतलब वो आपका फ्रेमवर्क हो गया, वो आपका ढांचा हो गया। और उसी ढांचे में आप जो है संरचना को बदल रहे हैं। और जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो सिंटेक्स बदल रहे हैं, ओरिएंटेशन बदल रहे हैं, मैट्रिक्स बदल रहे हैं, विन्यास बदल रहे हैं, माने चीजों को इधर उधर सजा देते हैं। अब जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो भी जानते हैं कि हमारा जो डीएनए बनता है कितना अलग अलग कैरेक्टर का रहता है, और उसमें 4 ही रहता है। 2 बेस है, एक फॉस्फेट है और एक एमिनो क्या तो है, भी हमको याद नहीं है। उस चारों के कॉम्बिनेशन से ही है
है जो विभिन्न विभिन्न संरचना बनता है। तो चीजें वही रहती है, उसको जिस तरह से परोसा जाता है, बात को कहा जाता है। जैसे एक रामायण में सुन रहे थे कि बोला राम और रावण में क्या अंतर है, तो बताया कि राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। मतलब राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को अज्ञान का अहंकार था। अब देखिए शब्द एक ही है, लेकिन हेर फेर से कितना बड़ा अंतर पड़ता है। तो हमारे जो नए नए बुद्धिजीवी हैं, जो संस्कारक पुरोहित हैं, एक से एक अद्भुत कला वाले, एक से एक अद्भुत विचार वाले और एक से एक अद्भुत प्रेजेंटेशन वाले हैं। हाँ, 150 करोड़ की आबादी के देश में छितराए हुए थे। जनार्दन जी इसको एक उचित प्लेटफार्म दिए और जिसमें जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन तो अब नाम ही नहीं लिया जा सकता है कि किनका क्या है। क्योंकि एक सिस्टम है तो चक्का का भी कंट्रीब्यूशन है, स्टीयरिंग का भी है, इंजन का भी है, बॉडी का भी है, सीट का भी है। सारा का सारा एक सिस्टम बन करके काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो चल रहे हैं, अब हम अपनी बात पर आते हैं। हमारा अभियान क्यों है? तो हमारा अभियान किसी के संदर्भ में नहीं है। हमारा अभियान हमारे ही संदर्भ में है। हमारे संदर्भ में मतलब हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक जो बौद्धिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है अभी की, उसके संदर्भ में है और हमारी विरासत के संदर्भ में है। और चूंकि हमारी विरासत है तो किसी एक के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता है, कुछ के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता है। ये हमारी ही जवाबदेही है। तो हम बार बार हमारी शब्द कह रहे हैं, तो हम इसका भी जरा सा व्याख्या करेंगे कि हम मतलब क्या होता है, हम लोग मतलब क्या होता है और हम लोग क्या है। तो हमारी विरासत, मैं किसी एक संस्कृति का नाम नहीं ले रहा हूं। हमारी विरासत मतलब भारतीय विरासत। भारतीय विरासत जब बात आप देखेंगे तो आप जब प्रियम्बल पर आते हैं, भारतीय संविधान के उद्देशिका पर आते हैं, तो शब्द लिखा है सेकुलर अंग्रेजी में और हिंदी में धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। मतलब कबीर पंथी जो हैं, रैदास के जो पंथी हैं, नानक के जो पंथी हैं, या जो बैगा संस्कृति के पंथी हैं, या जो आपको संथाल के हैं, मतलब आप गिनती नहीं गिन सकते हैं इतने बड़े भारतीय संस्कृति के आयाम में कि संस्कृतियों की सूची आप बनाएंगे तो आपका अधूरा ही रहेगा। माने एक दो नहीं छूटेगा, अनेक छूटेगा। तो इतने विशाल संस्कृति को संयोजे रखना और बनाए रखना किसी एक व्यक्ति की जवाबदेही नहीं हो सकती है, ये सबकी जवाबदेही होगी। और सब देखें अपने अपने क्षेत्र में कि उनकी क्या खासियत है, क्या अलगाव है। आदमी तो तय है कि आज से 1 लाख साल भी नहीं हुआ है जब हम लोग उत्पन्न हुए थे एक समूह से, जो आज के वैज्ञानिक बताते हैं होमो सेपियंस सेपियंस है। शुरुआत वहीं से हुआ, अफ्रीका के बोत्सवाना के मैदान से एक परिवार समूह था, उसी की सब हम लोग औलाद हैं। और ये इतनी आबादी तेजी से क्यों बढ़ी, तो ये बायोलॉजिकल चीज है कि और जानवर का मतलब कि आप कहें प्रजनन का एक खास पीरियड होता है, उसी में वो एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ये होमो सेपियन सेपियन एक ऐसा पशु पैदा हो गया जो सालों भर प्रजनन योग्य होता है, और इसीलिए इसकी आबादी बढ़ते बढ़ते आज इतना दूर तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब कि आप जब कड़ी देखेंगे कि वो इतना विविध कैसे हुआ, तो ये इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन था। इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन मतलब आपका वहां का इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का, मतलब संस्कृति में जो भिन्नता आती है वो ये अनुकूलन के अनुसार है, और सर्वाइव वही करता है जो ज्यादा अनुकूलित होता है, ज्यादा एडॉप्ट अपने को कर लेता है। इसलिए अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपनी अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए आप लोग आगे आए, ताकि आपका इतिहास में भी उस रूप में नाम दर्ज हो। बात बहुत दूर तक जा रही है,
हम आगे और आपको बताएंगे। तो ये सबकी जवाबदेही है, सबको इस विरासत को समझें और सबको ही संरक्षण के लिए ही नहीं संवर्धन के लिए भी आगे आए। अब हम लोग शब्द जो है इस क्या है, ये बहुत गूढ़ शब्द है। आप देखें भारतीय संविधान, ये अलग बात है कि प्रियम्बल उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है, भाग मान लिया गया है। पहला शब्द है हम, वहां पर कॉमा दे करके है भारत के लोग। वहां अंग्रेजी में लिखता है द पीपुल ऑफ इंडिया। पीपुल शब्द लिखा हुआ है, नागरिक शब्द नहीं लिखा हुआ है। बड़ा व्यापक शब्द लिखा हुआ है कि आप नागरिकता के आधार पर किसी को मत छांट दें। हम मतलब भारत में जो रहने वाले हैं सब लोग हम लोग हैं। वहां पर्सन भी नहीं लिखा हुआ है, व्यक्ति शब्द नहीं है, हम भारत के लोग हैं। द पीपुल है, तो आप पीपुल को आप दायरा बढ़ाइए और बनाइए और इस जवाबदेही को समझिए और इसमें हम लोग आए। और हम लोग शब्द जो है ये पशुओं में नहीं होता है, हम लोग शब्द ही है जो समाज की संरचना करता है। जानवरों में भीड़ होता है, झुंड होता है, एक मेल एक फीमेल बच्चा जनता है, वो बच्चे को ये नहीं पता होता है यंग होने पर कि हमको मीटिंग किससे करना है नहीं करना है। इसीलिए कह रहे हैं कि एक झुंड है, एक भीड़ है, समाज नहीं है। समाज उसी समय बनता है जब संस्था बनता है, एक परिवार, एक समाज, एक राज्य, एक विवाह नामक संस्था का उद्गम होता है। इसीलिए जो है हम समाज बनते हैं, इसीलिए जो है हम पशुओं से अलग हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा। जब हम पशुओं से अलग हैं और उसका एक ही क्राइटेरिया है कि हम संस्थान बनाते हैं। इंस्टीट्यूट तो बनते ही हैं, इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, संस्था की बात कर रहे हैं। संस्थान शब्द गलत था, संस्था की बात करते हैं। तो संस्था है जो विवाह संस्था है, परिवार संस्था है और इस तरह के कई संस्था है। उसी में जो है आगे जब अब जाइएगा तो राज्य भी संस्था होता है, सरकार भी होता है, मुद्रा भी होता है, बहुत बहुत सा चीज जो है ये सब भी संस्था है। अब जैसे गुजरात के पटेलों में एक बार हुआ उदिया माई या क्या तो करके है, तो हमने समझाया कि देखिए भाई आप लोग ज्यादा वैज्ञानिक, सतही वैज्ञानिक आप लोग बन जाते हैं। सतही वैज्ञानिक क्या बन जाते हैं कि उसका आप इतिहास नहीं था, इतिहास में वो नहीं था। अरे भैया आप बात नहीं समझते हैं, वो एक संस्था का निर्माण हुआ, एक ये काल्पनिक वास्तविकता है, अंग्रेजी में इमेजिनरी रियलिटी है। राष्ट्र क्या है आप देखते हैं? कुछ नहीं देखते हैं। एक काल्पनिक वास्तविकता है जो 150 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक संस्थागत प्रयास है। एक ये संस्था जो है यही है जो हमें समाज बनाता है। तो जो संस्था है तो संस्था जब भी रहेगा तब उसमें कुछ आपको अनावश्यक फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा। अनावश्यक फॉर्मेलिटीज यही है जो संस्कार यही आता है। इसलिए जो संस्कार मुक्त चाहते हैं, पाखंड मुक्त चाहते हैं, वो पाखंड का सतही अर्थ जानते हैं, इसका इन संस्थाओं को समझते नहीं है। अब जैसे हमें किसी से शादी करना है तो हम ऐसे भी रह सकते हैं। जर्मनी के सिमन दी बोवार जो है द सेकंड सेक्स प्रसिद्ध लेखिका थी, जिसके साथ रहते थे, कोई शादी नहीं किया था तो नहीं किया था। लेकिन हम शादी शब्द जो करते हैं, एक संस्था का निर्माण करते हैं, समाज में एक घोषणा करते हैं कि भाई ये अमुक लड़की और हम दोनों इस संबंध में बनेंगे, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति ये जवाबदेही होगी, समाज के प्रति ये जवाबदेही होगी, परिवार के ये शब्द जो विवाह आप एक छोटा सा जो देख लेते हैं, एक बहुत बड़ा संरचनात्मक ढांचा होता है। इतना ही शब्द से कितने मीनिंग निकल जाते हैं और उसको एक विधिवत आयाम अंजाम देने के लिए
जो आते हैं उनको हम संस्कारक कहते हैं। वही पुर का मतलब उस आबादी का, उस बसावट का हित देखने वाला पुरोहित होता है। आप इस बात से देखिए, कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं कि सतही ज्ञान से वैज्ञानिक हो जाते हैं और ज्यादा उछल कूद करने लगते हैं। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं, जिसको हम बाल बुद्धि भी कहते हैं। हमने एक इधर लेख लिखा, होली का दहन या होलिका का दहन। बात ये थी कि 4 साल पहले एक हमारे एक मित्र थे, इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे, उनको मैंने मैसेज भेजा होली पर, तो हमने उनको दिया कि प्रकृति का परिवर्तन का त्योहार, ये नए जो ये बसंत का आगमन का त्योहार पर आपको बधाई। उन्होंने तुरंत भेजा कि होलिका एक महिला के दहन के अवसर पर आपकी बधाई स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो हमें बड़ा अटपटा लगा कि ये शारीरिक दृष्टि से तो देख लेते हैं जितना लिखा हुआ है, थोड़ा सा बौद्धिक दृष्टि का भी, मानसिक दृष्टि का भी उपयोग करें। मैंने उन्हें लिखा कि आपके अनुसार होलिका एक इतिहास की व्यक्ति थी, मतलब कभी जीवित व्यक्ति थी, जिसका दहन कर दिया गया। आप इसको मानते हैं, इसका मतलब आप इसको भी मानते हैं कि उसको बचाने वाला जो अवतार आया था नरसिंह, वो भी कोई व्यक्ति था, इतिहास पुरुष था, उसको भी आप मानते हैं। और गाथा के अनुसार वो विष्णु का अवतार था, तो विष्णु की ऐतिहासिकता को भी आप मानते हैं। जो राम के भी अवतार थे, तो आप वो एक्चुअली तथाकथित बौद्धिक थे, राम का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे। हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, हम उनकी मानसिकता पर, तो हम कहे कि तब तो आप उनका विरोध किस स्तर पर करते हैं। तब उन्होंने फोन किया कि सर हमने इस तरह से इस प्रसंग को नहीं देखा था। तो ये सतही चीज को आप मत देखें, आप स्वीकार कर रहे हैं होलिका के दहन के विरोध के साथ साथ उनका जिनका आप विरोध करते हैं। तो बौद्धिकता थोड़ा सा ठहर के गहराई में जाए, तो हम लोग जो विरोध करने के नाम पर, न बौद्धिक के नाम पर हर चीज का विरोध करते हैं, उनको न संस्कृति का डायनामिक्स समझ है कि संस्कृति कैसे बदलता है, न उनको इनर्सिया जड़ता का समझ है कि कैसे बदलता है। जैसे आप चलती ट्रेन में आप देखें कितना बड़ी गाड़ी रहती है, उसका कितना आवेग मोमेंटम रहता होगा, और उस गति से कोई एक हल्का सा व्यक्ति जो पता नहीं हजारवां भाग होगा कि उससे भी ज्यादा भाग होगा, उतर जाना चाहता है, मुंह कान सब चुरा जाता है गति जब तेज होता है। तो भारत का जो सांस्कृतिक जो गति जो है, इतना बस 150 करोड़ आबादी का जो संस्कृति है, वो कितना गतिमान होगा। आप इस सांस्कृतिक मोमेंटम को नहीं समझ रहे हैं और अपने नव बौद्धिक के आधार पर उससे उछल कर करके आप सोचते हैं कि हम विरोध में चल देंगे। उतरते ही तो भाई आपकी बुद्धि बाल बुद्धि की है। हम ये नहीं कहें कि आपको बुद्धि नहीं है, लेकिन ये आपकी बाल बुद्धि है, आपकी परिपक्वता नहीं है। आपको सांस्कृतिक मोमेंटम को समझना होगा, सांस्कृतिक गत्यात्मकता को समझना होगा कि इतने बड़े लोग में हम विरोध कैसे कर जाएं। मैं जानता हूं कि बहुत से राजनेता जब अकेले बात होती है वो बौद्धिक बात करते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाते हैं तो धार्मिक जो उनका जो एक तरह से कहिए कि संकेत जो होता है, संकेत के रूप में जो स्ट्रक्चर होता है, उसको इसलिए दान देते हैं कि इनको समझाया नहीं जा सकता है, उनसे वोट लेना है, इसलिए वो उसके नतमस्तक होते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी श्रद्धा होती है। एक प्रसंग हमको याद पड़ रहा था, एक लड़का था, पढ़ा लिखा था और बहुत सा चीज को नहीं मानता था। उसका मित्र एक दिन मिल गया मंदिर में, जो है वो माँ के साथ थाल हाथ में लिए जा रहा था। बोला कि भाई जी आपको तो कल हम देखे थे मंदिर में, तो आप भगवान के तो ईश्वर को तो आप मानते नहीं हैं और आप थाल लिए जा रहे थे। बोला कि हाँ एकदम हम सही हैं। तो बोला तो लेके कह लिया। बोला हम माँ को मानते हैं, उसको थोड़े मानते हैं। माँ का आदेश था, माँ के साथ गए, माँ को लेके गए, थाली दी तो थाली लेके गए। तो हम लोग जो ज्यादा काबिल जो बौद्धिक लोग हो जाते हैं, ये शारीरिक आंख जो है ना, 5 गो सेंस ऑर्गन है, उतना ही तक सीमित रखते हैं
मेंटल जो विजन जो है, जिसको बुद्ध ने छठा ज्ञानेंद्रिय कहा है, उसका हमें दिमाग ही नहीं रहता है। अब आपको एक उदाहरण दे देते हैं लगे हाथ में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये एक्चुअली क्या है कि बिहार में जो आयोग की जो परीक्षा होती है, तो यूपीएससी में 2 एसे लिखना होता है, 100 नंबर का, 250 का 2 एसे। बिहार में उसी पैटर्न पर 100 नंबर का 2 एसे होता है, लेकिन 1 एसे होता है लोकोक्ति पर, जो बिहार में प्रचलित है। तो यहाँ एक ये भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये महाकुंभ को लेकर के एक लेख तो आ ही जाएगा सर, संभावना है मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो सर आप इसको हमें समझा दीजिए। तो आपको हम समझा देते हैं, आप भी समझ लीजिए थोड़ा सा ठहर करके क्या होता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, भारत को इसलिए जाना जाता है विश्व में कि बुद्धि का विकास, जिसको बुद्धि कहते हैं, वो बुद्धि का विकास भारत में हुआ था। और जिसको विशिष्ट बुद्धि, जिसको उच्चतर बुद्धि, जिसको एक अलग तरह का बुद्धि का लेवल माना जाता है, उसको भारत में बुद्ध कहा जाता था। ध्यान दें कि गौतम अपने गया प्रवास के दौरान उनको कठिन तपस्या के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत को दुनिया में बुद्धि के विकास के लिए जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में होगा कि गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे, मतलब इस परंपरा को यदि 50 साल का सर्कुलेशन, चूंकि वंशवादी नहीं था वो, आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत के समय से आपका बुद्धि का विकास का सारा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। कृषि जब हुआ, पहाड़ पर से लोग जब उतरा, कृषि ही एक ऐसा साधन था जो इतना अनाज उत्पादन कर देता था कि कृषि में लगे हुए लोग के अतिरिक्त लोग भी खा सकें। तब जो है सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी सेक्टर, माने 5वां सेक्टर तक का भी विकास हुआ। और बुद्ध जो थे 4थे और 5वें सेक्टर में काम कर रहे थे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे बहुजन जो है बड़ी बड़ी बात करते हैं और तीसरा सेक्टर से ऊपर ही नहीं जाते हैं। 5वां सेक्टर समाज के लिए, राज्य के लिए पॉलिसी बनाने का होता है, विजन में ही नहीं है और शासक बनने चल देते हैं। खैर ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अब प्राचीन भारत इसलिए बता दिए कि ये जो स्नान जो है ये होता क्या था। गंगा जो पवित्र नदी थी, पवित्रता तो इसकी है ही कि एक बहुत बड़ी आबादी का ये पोषण करता है, बहुत विशाल आबादी इसके सामने है। और नदी का कई बेनिफिट होता है, पानी पटाने का भी होता है और आवागमन का साधन भी होता है। इसीलिए नदियों के किनारे ही जो है सभ्यता, संस्कृति सब जगह विकसित हुआ है जहां मीठा पानी अवेलेबल रहा है। तो गंगा नदी जो है, आप देखें प्राचीन काल में गंगा नदी के किनारे पूरब से यदि चलें तो विक्रमशिला संस्थान हो सकता है, ताम्रलिप्ति भी बंगाल का हो, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, बनारस माने जो काशी है, प्रयाग, कन्नौज, ये जो थे शैक्षणिक संस्थान थे। तमाम उस समय का जो ज्ञात भारत था और बाहर से भी जो लोग थे वो आते थे यहाँ। क्यों आते थे भाई? बुद्धि का विकास यहाँ हो रहा था, बुद्धि को समझने के लिए आते थे। तो ये लोग आते थे तो सामान्य जनता को क्या दिखेगा? जिनको बौद्धिक स्तर था उनको पता था कि ये लोग बौद्धिक विकास के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन मध्यकाल में जो हर्षवर्धन के समय से तेज हो गया, मध्यकाल में सामंत काल का जो उदय हुआ, पढ़ना लिखना जब बाधित हुआ, तब सामान्य लोगों को शारीरिक आंखों से तो दिखता था, मानसिक बुद्धि से दिखता नहीं था। वो क्या देखते थे कि अरे चीन से, तिब्बत से भी उधर से आदमी आते हैं और सुबह सुबह गंगा में स्नान करते हैं। उनको ये दिखा कि वो गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। इसी तरह से भारतीय विद्वानों का जो ये जुटाव होता था ताम्रलिप्ति से लेके कन्नौज तक, वहां जो जिस समय का जो बौद्धिक केंद्र हुआ करता था, तो बौद्धिक लोग को समझ में आता था कि वो बौद्धिक विकास के लिए आए हैं। लेकिन जो सामान्य दृष्टि वाले थे
जो अधिकतर वही होते हैं, उनको लगता था कि रोज सुबह सुबह देखते हैं कि 7 दिन तक 1 महीना तक वो गंगा में डुबकी लगाने आए। तो चीजें एक ही होती है, समझने वाला अपने स्तर से समझता है, तो बाकी लोग भी जा करके उसमें डुबकी नहाने लगे। इसीलिए मध्यकाल के रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा बुद्धि शुद्ध है, तुमको ये है, तब तो तुम कठौती में ही गंगा मान लो। तो जिनको बुद्धि शुद्ध करना है वो जाए गंगा के किनारे के है जो संस्थानों में। लेकिन अब तो बात बाकी आप समझ गए। बाकी हम किसी के आस्था पर चोट नहीं करने जा रहे हैं, मेरा कोई उद्देश्य कभी नहीं रहा है। मैं तो कार्ल मार्क्स का धर्म, जो भी धर्म के रूप में है, उसको हम अफीम ही मानते हैं। और धर्म जो है हमारा कर्तव्य, लोहे का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बिजली का धर्म, हम उस धर्म को धर्म मानते हैं। बाकी आप जो क्या मानते हैं वो आप मानिए, उस पर हमें कुछ नहीं करना है। तो ये जो है बाल बुद्धि वाला जो चीज है, बहुत से लोग जो उनकी जड़ता है, बौद्धिक जड़ता है, उससे अलग दूसरे को देखते हैं तो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। ये पाखंडी है, ये अंधविश्वासी है, न इनको ये है न वो है। मतलब उनको न संस्था का समझ है, न समाज का फंडामेंटल समझ है। यदि रोक करके पूछ दें कि भाई आप समाज कर रहे हैं, समाज कहते किसको है, परिवार होता क्या है, विवाह होता क्या है, तो वो भी है आप समझते नहीं है। अब उसके बाद है जो किसी विद्वान को नाम ला करके और ढाल लगा देंगे। एक बार एक व्यक्ति हमको मिल गया लखनऊ में, अच्छा आप अंबेडकर से भी जानते हैं? तो हमने उनको प्रणाम किया, हम कहे कि आप ही अंबेडकर हैं? तो बोले कि नहीं नहीं अंबेडकर नहीं है। हम कहे कि जब अम्बेडकर नहीं है तो अम्बेडकर को आपने जो समझा है वो बात रख रहे हैं, अम्बेडकर को जो मैंने समझा है वो बात रख रहे हैं। तो आप अम्बेडकर के नाम पर प्रमाण पत्र बांटने वाले कौन होते हैं? तब जाकर के वो चुप हो गया। तो ये जो लोग जिनके पास अपना तर्क नहीं होता है, अपना बुद्धिक विवेक नहीं होता है, वो बड़े बड़े लोगों का नाम आड़ में ला कर करके, वो जैसे कैसे है जो रामायण में है कि वो तार के पीछे से है जो तीर छोड़ा था, तो मैंने ढाल बना लेता है दूसरे को। तो ये बड़े बड़े लोगों का जो नाम लेते हैं वो सिर्फ ढाल बनाते हैं, मैंने उनके पास अपनी तर्क बुद्धि ये सब नहीं है। जब तर्क के नाम पर वो बड़े बड़े लोगों का नाम परोस देते हैं। तो आपको समझना भी है, समझाना भी है। तो अभी चूंकि आधा घंटा है, ज्यादा नहीं, आधा घंटा समय लेंगे, उसके बाद दूसरे वक्ता को हम भी सुनेंगे। एक इधर प्रसंग सुना देते हैं। हमें एक रीवा से फोन आया, रीवा से फोन आया, नाम सेव नहीं था, नाम सुन भी नहीं पाया, सिग्नल का उधर प्रॉब्लम था या मेरे यहाँ था। उन्होंने कहा कि सर पुनर्जन्म होता है। समझ गए कि इनसे कोई आदमी जो है जिसको रिस्पेक्ट देते होंगे, उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है। हम कहा हाँ सर होता है। तो बोले होता है, हम कहे नहीं होता है। बोले सर आप दोनों बात बोल रहे हैं। हम कहे कि बात है कि पुनर्जन्म आप समझते क्या है। हमारे बिहार में एक व्यक्ति जो था चपरासी क्वार्टर में जन्मा और बड़ा होकर के वो भी चपरासी बना, लेकिन वो 74 के राजनीति में कूदा और बिहार का मुख्यमंत्री हो गया। उसका नाम लालू प्रसाद है। तो वो तो जन्म ले लिया, पुनर्जन्म उसका हो गया। वो तो था चपरासी लेकिन पुनर्जन्म हो गया बिहार के मुख्यमंत्री में और एक राष्ट्रीय राजनेता के रूप में। तो नहीं सर, जन्म के बाद शरीर समाप्त होने के बाद होता है या नहीं होता है। तो हमने उनको पुनर्जन्म पर पहले ठहरा दिया कि आप कहते क्या है। हम कहे कि शरीर के समाप्त होने के बाद विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता है। अब बाकी जो लोग कहते हैं करते हैं, उस पर हमको भी तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, नाम नहीं खोलेंगे, कहा कि वो बता रहे थे कि हमें 23 अपने पूर्व जन्मों का याद है। हमके भारतीय संविधान जो है बोलने की स्वतंत्रता देता है। यदि आप ही कह देते कि आपको 136 पूर्व जन्मों का याद है तो कोई आपको रोक देगा क्या? तो वो बात समझे। तो हमने कहा कि भाई आप रीवा के हैं, आप रीवा के सफेद बाघ हैं, आप कोई इक्का दुक्का बाघ नहीं है, जनरल बाघ नहीं है। जनरल बाघ तो एक स्पेशल माना जाता है, वो सुंदरबन का जो है रॉयल बंगाल टाइगर, और दूसरा है जो रीवा का बाघ जो सफेद बाघ है, वैसा बाघ कहीं है ही नहीं। तो हमने 30 अक्टूबर को भी रीवा में सुनाया था। उनको फिर से एक प्रसंग, एक लाइन का कहानी सुना दिया कि एक बार
इसको कई बार सुना है, आप लोग को एक ही चीज को कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, कुछ लोग नए हैं। तो मैंने कहा कि ये रीवा के सफेद बाघों, एक कहानी सुन लो। एक जंगल में एक बाघ और एक गधा के बीच बहस हो रहा था, विमर्श नहीं हो रहा था, बहस हो रहा था। उसमें कोई हारता नहीं है, कोई जीतता भी नहीं है और निष्कर्ष भी नहीं निकलता है। आसमान का रंग क्या होता है, गधा बता रहा था पीला, बाघ बता रहा था नीला। बहस बहस मजमा लग गया, जुट गया। सभी कहा राजा के पास चलो। राजा के पास गया, राजा बात सुना, बोला गधा को छोड़ दिया जाए, बाघ को 2 दिन का सजा। बाघ सजा काट करके 2 दिन के बाद दरबार में पहुंचा, कहा हुजूर सजा काट लिए, हुजूर के मुख से सुनना चाहते हैं आसमान का रंग क्या होता है। बोला नीला होता है। बोला हुजूर यही बात तो 2 दिन पहले हम बता रहे थे। तो कहा तुमको सजा इसके लिए नहीं मिला है कि आसमान का रंग तुम क्या बता रहे थे, इसलिए तुमको सजा मिला है कि वो तो गधा दिखने से लग रहा था, दिमाग से भी था, तुम दिखने से बाघ हो, तुम्हारा दिमाग गधे का था जो तुम उसे मुंह लगा रहे थे और लोगों ने बताया कि आधे घंटे से मुंह लगा रहे थे। सजा इसके लिए मिली। तो हम कहे कि श्रीमान आप जो हमसे पूछ रहे हैं तो आप तो लगते हैं कि बौद्धिक हैं, वैचारिक हैं, तो आप गधों को देखना भी, समझना भी, पहचानना भी सीखिए और किससे मुंह लगाना है और किससे बुद्ध की तरह मुस्कुरा करके निकल जाना है। अब ये बात आपको इससे ज्यादा अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो बोले कि नहीं सर आचार्य जी हम संतुष्ट हो गए। तो ये भी आपको देखना है, आपको समझना है। कोई पद का है जो गधा है, बहुत बड़ा पद ले लिया है, कोई धन का गधा है, तो गधों का भी प्रकार होता है। तो आप इसको समझिए। और बुद्ध जो है बहुत से सवालों में मुस्कुरा दिया करते थे। विकास कीर्ति 1 मिनट की वीडियो में समझा रहे थे कि ऐसा नहीं था कि बुद्ध के पास जवाब नहीं था। बुद्ध इसलिए चुप हो जाते थे कि यदि 3 साल का बच्चा आपसे पूछ दे कि पापा ईश्वर क्या होता है, आप सारा चीज जानते हैं लेकिन उस बाल बुद्धि को नहीं समझा सकते हैं, तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा जवाब देना पड़ेगा। जैसे बच्चा रोता है तो बता दिया जाता है कि ढोल वाला आ गया है, ले जाएगा, भालू आ गया है, तो बच्चा चुपचाप जो है उस भालू का इमेज दिमाग में ला करके चुपचाप सो जाता है। तो आपको ये भी बुद्धि विकसित करना होगा। उलझिए नहीं, अपने संसाधन, अपने वैचारिकी, अपने समय, अपने सारे चीजों को सही जगह निवेश कीजिए। अभी ओम प्रकाश चौधरी सर बता रहे थे ज्योति निरंजन ज्योति का और उमा भारती का। हम लोग अपना जो है एक प्रकरण में कुछ लोग यदि पगला गए तो हम लोग प्रतिक्रिया देने में अपनी सारी बौद्धिकता, अपना समय, संसाधन और जो है पौरुष निखारने बिखारने लगते हैं। अरे सर उसका सदुपयोग कीजिए, उसको रखिए, आगे बढ़ने में सदुपयोग कीजिए। तो अब हम संस्कृति पर एक चीज बताना चाह रहे हैं, उसके बाद एक और बता करके उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। संस्कृति क्या है देखिए, हम विद्यार्थी को, एक सरकही कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, हिस्ट्री की थी, तो उसको मैं बता रहा था कि सभ्यता और संस्कृति क्या होता है। हमके विज्ञान के विद्यार्थी हो, आजकल देखो हो घर में कंप्यूटर रहता है, वो हार्डवेयर को आप सभ्यता कह सकते हो और उसका जो सॉफ्टवेयर है जो अदृश्य रह के संचालित करता है उसको सॉफ्टवेयर कहेंगे, और जो आंख से दिखता है वो हार्डवेयर होगा। मतलब जो आंख से जो ढांचा दिखता है वो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर उसका जो है, यही मेरा कल्चर है। तो समाज के सदस्य के रूप में जो समाज से सीखते हैं वही हमारा संस्कृति है। और समाज जो है चूंकि समय बदलता है और जीवित वही रहता है जो उसका अनुकूलन करता है, मतलब परिस्थितियां बदल रही है तो समाज बदल रहा है, मतलब संस्कृति बदल रहा है। तो इस चीज के लिए अफसोस मत कीजिए कि 5000 साल पहले हमारी ऐसी संस्कृति थी तो हमें वो अपनाना चाहिए। ए भैया, जब आपको इतना प्यार है, 5000 साल पहले की संस्कृति आप अपना लेना चाहते हैं तो आप और पीछे काहे नहीं चले जाते हैं? 50,000 साल पहले की संस्कृति अपना लीजिए, नहीं तो 5 लाख साल पहले की संस्कृति अपना लीजिए। सब चीज खोल कर करके और शुरू कीजिए कि आग कैसे होगा और चक्का कैसे बनेगा। तो ये तो आपकी बौद्धिकता है कि आप पिछले पर कितना माथा ठोक रहे हैं और रो रहे हैं। ये सांस्कृतिक विरासत हमारी जो होती है इसलिए नहीं होती है कि हम वही जो पिछले साल जो रसगुल्ला बना था
उसी रसगुल्ला का टेस्ट अच्छा था तो उसी रसगुल्ले को खोजें कि उस टेक्निक से जो है नया चीज जो बाजार में मिल रहा है बनाए। तो कुछ लोग को तो लगता है कि वो पूरा दुनिया खोजने चलेंगे कि नहीं नहीं, वही जो पिछले साल जो रसगुल्ला बना था कहीं डीप फ्रीजर में कहीं रखा हुआ हो तो खा ले। तो डीप फ्रीजर तो उस जमाने में था ही नहीं कि रखा जा सकता है। मेरा कहना है कि संस्कृति इसीलिए गतिमान है। आप आज जो है हाथ में मोबाइल है, हाथ में घर में कंप्यूटर है, बिजली का उपयोग करेंगे और बात 500 साल पहले की और 5000 साल पहले की करेंगे। भैया ये चीज बदलता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन से बदलता जा रहा है। आज तक ब्रिटिश जो है भारत में शासन कर रहा था और भारत का एक सुनक नाम था, वो ब्रिटेन का ही प्रधानमंत्री हो गया। पुर्तगाल का भी अभी प्रधानमंत्री इंडियन है, आयरलैंड का भी प्रधानमंत्री इंडियन है। कहाँ काश पटेल और क्या क्या जो है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है उनकी पत्नी इंडियन है। तो बहुत सा लोग जो है अब वो संस्कृति, अब माने आप डायनामिक्स संस्कृति को इसी रूप में समझिएगा कि परिस्थितियां बदलेगी, उसके एडॉप्टेशन में समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो संस्कार बदलेगा और संस्कार बदलेगा तो हमको संस्कृति को बदलना ही है। इसीलिए हाय तौबा पीछे के आधार पर मत कीजिए, आगे आधार पर बढ़ते जाइए, और नहीं तो आप बेवजह परेशान रहिएगा। और सर्टिफिकेट जो बांटने वाले हैं उसको अपना ठहर करके करना चाहिए कि दुनिया में कोई भी सत्य सही नहीं होता है। ट्रूथ जो है ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है। प्रेमचंद भी कहा था कि यदि कोई झूठ बोलने से आपकी जान बच जाती है तो जान बचा लेना जरूरी होगा ताकि आप फिर उसको ये कर सके। शिवाजी भी जो है बैक हो जाते थे पीछे। लेनिन भी महान क्रांतिकारी कहा एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। जहां जरूरत है 1 कदम आगे बढ़ाए हैं, जरूरत है तो 2 कदम पीछे हटेंगे, फिर वार करेंगे। आप दुनिया के तमाम रणनीतिकारों को देख रहे हैं। लेनिन आधुनिक उदाहरण है, शिवाजी मध्य का उदाहरण है और पहले का भी जब आप उदाहरण देखेंगे तो आप थोड़ा कभी कभी पीछे हटने का भी सोचिए। और आप ऐसे भी देखते होंगे कि जंप करने वाला क्या करता है, थोड़ा पीछे हटता है, उसके मोशन में आता है तब जंप करता है। तो पीछे हटने में आप कोताही और प्रतिष्ठा मत जोड़िए। ये रणनीति है, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, माने उन चीजों को समझना होगा और उस चाशनी में आना होगा। कभी फुल टाइम यदि 2 दिन का सेमिनार होगा तो आपको खोल करके बताएंगे कि सभ्यता की संस्कृति का उदय कैसे हुआ और आज तक कैसे आए हैं। हम जो अपनी किताब जो लिखे में भी शायद डिजिटल कर दिए हैं, 5 खंड बताए हैं कि यदि मेरा सिद्धांत इतिहास को समझने का सही है तो प्राचीन काल का भी व्याख्या होगा, मध्यकाल का भी होगा, आधुनिक काल का भी होगा, वर्तमान काल जो चल रहा है इसका भी होगा, और यदि ये सिद्धांत है तो प्रोजेक्शन भी करेंगे, भविष्य को भी है जो हम निर्धारित और इस स्थिति को बताएंगे। तो अब है जो हम एक काम की बात कर रहे थे, एक समाज की बैठक थी, वहां ट्रस्ट बनने की बात हो रही थी। तो मुझे भी बुलाया गया क्योंकि एज हम रजिस्ट्रार, मतलब बिहार में रजिस्ट्रार जो है शादी से लेकर के जमीन का भी रजिस्ट्री कराता है। तो एक जगह हम ट्रेजरी अफसर थे, रजिस्ट्रार जो था खाली था तो हमको लोग वहां का भी प्रभार दिलवा दिया। तो कुछ ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाए थे। एक्चुअली क्या है कि बिहार में जो पहला डिपार्टमेंट जो कंप्यूटराइज्ड हुआ 20 साल पहले, कॉमर्शियल टैक्स था, ट्रेजरी था और रजिस्ट्री ऑफिस था। मतलब उसके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वहां लोग बोला कि सर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होता, हमके सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो नहीं होगा। खैर हमने कराया। तो ट्रस्ट की जो बात कर रहे हैं, ये जनार्दन जी की बात आस्था का विकेंद्रीकरण का मूल है। मैं इस पुरोहित मिशन के आधार पर तमाम भारत के लोगों को ये बताना चाह रहा हूं। पता नहीं, कल तो प्रबोध पटेल जी थे, राजगीर में भी मिले थे और पटना के ही हैं, तो बता रहे थे समस्तीपुर जिले में कुछ लोग का वंश आगे नहीं जाने वाले हैं और वो अपना सारा संपत्ति या जमीन जो है समाज को देना चाहते हैं। तो भाई आप कुछ उस तरह के उनके नाम से कोई ट्रस्ट बनाइए। तो हम जिसमें गए थे उसमें इसीलिए गए थे कि एक भी सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और आर्थिक केंद्र के रूप में एक ट्रस्ट का भी यदि हम बिहार में निर्माण कर लेंगे
तो उसको मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि भाई जिनको अपने इलाके में अपने कल्चर, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जरूरत है, वो आएंगे बिहार और उस मॉडल को देखेंगे, समझेंगे और उसका जो है सारे भारत में जहां जहां संभव हो सकता है, बंजर बेकार जो भूमि पड़ा हुआ है उसमें जो है ट्रस्ट बना करके उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, आस्था का विकेंद्रीकरण के रूप में इसको विकसित करेंगे। कुछ उनको जानकारी नहीं था, हमने बताया कि मैं चूंकि एज ए रजिस्ट्रार किया हूं तो लीगल एस्पेक्ट आपको बताता हूं। तो इस पर भी आप लोग विचार करना शुरू कीजिएगा कि ट्रस्ट जो है कैसे बनता है। ये 1882 का एक्ट होता है। देखिए एक चीज यहाँ हम बता दें, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई लीगल टर्म नहीं है, ये कोई वैधानिक नियम नहीं है। एनजीओ मतलब होता है गैर सरकारी संस्थान। यदि हम और ओम प्रकाश सर मिलकर के एक सामाजिक काम करने लगे तो ये गैर सरकारी संस्थान है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कल को जो है एक जनार्दन जी ने कहा कि नहीं हम सर CSR का पैसा आपको दिलवाएंगे, तो किसको देंगे? हमको देंगे, उनको देंगे, किसी को नहीं दे सकते हैं। क्योंकि CSR एक कंपनी में देगी तो एक वैधानिक स्वरूप चाहिए, किस उद्देश्य के लिए ये चीज है, कौन इसका पैसा लेने वाला होगा, कौन हिसाब रखने वाला होगा, कौन संचालन करने वाला होगा। तो इस गैर सरकारी संस्थान को विधिवत करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए किसी एक्ट में इनेक्ट होना पड़ेगा, अधिनियमित होना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। उसके बाद जो है स्टेट का भी सोसाइटी है, स्टेट का भी कोऑपरेटिव है, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो आपको हम इसलिए ये बता रहे हैं कि आप जो सामाजिक काम करेंगे, किसी को फंड देना होगा, किसी को सहयोग देना होगा, विधिवत चेक काट करके देना होगा, तो जब तक आप अपने प्रयास को एक संस्थागत नहीं करेंगे, आप इन तरह से आप लीगलाइज नहीं करेंगे, तब तक वो रिसोर्स आपको नहीं मिलेगा और ज्यादा दूर तक आप नहीं चला सकते हैं। तो ये हम बता रहे थे ट्रस्ट का। अब देखिए सोसाइटी में एक्ट में क्या है कि आपको स्टेट के रजिस्ट्रार के यहाँ हर साल ऑडिट करा के रिटर्न फाइल करना होता है, अदरवाइज 2-3 साल के बाद आपका कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। ट्रस्ट एक्ट में कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है कि रिटर्न कहाँ फाइल होगा, आप ऑडिट कराइए और रखे रहिए। ये जो सुविधा है, तो ट्रस्ट बनाने के बारे में आस्था के विकेंद्रीकरण के रूप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ा चीज है। हम लोग जनार्दन जी से भी बात हुई है, सारे इंडिया भर में घूम कर करके जो है आइडिया दे कर करके क्रिएट करेंगे, वहां का लोकल लोग ही संचालन करें। हम लोग सिर्फ दिशा निर्देशक और बौद्धिक जो समर्थन की जरूरत होगी उसको देंगे, और तमाम इंडिया के जो अभी जो जुटे हैं हम लोग 2 साल से, वो लोग वहां जुट करके जा कर करके बौद्धिक प्रवचन, कथा, कहानी जो भी कहना होगा उसके लिए हम लोग तैयार करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूं। जी धन्यवाद। सुशोला जी गाइडेंस आईडी से जुड़े हुए हैं, आपसे आग्रह है कृपया अपना परिचय दे दें। हेलो, ये सर मैं दीपक पटेल बोल रहा हूं। मैं सर बेसिकली मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूं, लेकिन मैं अभी जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। और मैं अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ही आप लोगों के सर इस ग्रुप से जुड़ा, और फर्स्ट टाइम मैंने देखा, चलिए एक गूगल लिंक आई हुई थी ग्रुप में, तो मैंने सोचा कि इससे जुड़ा जाए। और इससे पहले जो सर थे जो सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने VRS लिया और उसके बाद अभी इस काम में लगे हुए हैं, उनकी बातों को मैंने सुना सर, इट वाज फैंटाबुलस, बेहतरीन, और एक बहुत ही इनोवेशन का काम किया जा रहा है सर, और एक नया मतलब पथ प्रदर्शक के रूप में ये कार्य है। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा ज्ञानार्जन के कार्यों में लगा रहता हूँ, कहीं से भी ज्ञान मिले, और ये एक अलग प्रकार का एक काम है जो कि एक ऐसा बताया जा रहा है कि जो वास्तव में जो बेस्ड ऑन द साइंस, अल्टीमेटली वी हैव टू डू द वर्क विद द साइंस। और साइंटिफिक तरीके से जो बात कही जा रही है इस मंच पर, वो हमें
ऐसे ही अट्रैक्ट करती है। मैं हमेशा खोजता रहता हूँ इस प्रकार के मंच। तो बात जो रखी जा रही है बेहतरीन रखी जा रही है, अच्छे तरीके से रखी जा रही, वैज्ञानिक तरीके से तर्क बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए, जो कि वास्तव में विज्ञान को आगे ले जाएगी। और मैं चाहता हूं कि ये मंच ऐसे ही फलता फूलता रहे। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक जी, और हमारी उम्मीद है कि आप अगले रविवार को भी मीटिंग में जुड़ा करेंगे और इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहेगी। बिल्कुल सर। मैं आपके ग्रुप में पहली बार जुड़ा हूँ और ये सब बहुत अच्छा लगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट है इसमें, और मैं अगले बार से जुड़ने का प्रयास करूंगा इससे। मैं परिचय दे दें और कहाँ से सर जी? मैं सर सिवान बिहार से हूँ जी जी, और भी रहा हूँ, अभी बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूँ और बहुत बहुत यूनिवर्सिटी लॉ किया है। तो आज पहली बार जुड़ा हूँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है और आप अगले संडे को भी मीटिंग में जुड़ेंगे। मैं एक घर बनवाया हूँ सर, मेरा प्रयास है कि ब्राह्मण के द्वारा नहीं उसका वो करा करके मैं किसी अपने लोगों से कराऊंगा। आदरणीय रामेश्वर जी ने हैंड रेज किया है, अपनी बातें रखें। आदरणीय रामेश्वर पटेल जी। नमस्कार सभी को। सर मैं रामेश्वर पटेल रीवा से बिलोंग करता हूं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूं अभी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। मेरा थोड़ा एक जिज्ञासा थी, सर ने जैसे बताया पुनर्जन्म को लेकर के, तो उसमें मैंने कहीं मीटिंग में कहीं ऐसा सुना था कि मतलब पुनर्जन्म को लेकर के ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं या उनको हम पुनर्जन्म के रूप में पेश कर सकते हैं। सर से सवाल था मेरा। आप बहुत बढ़िया सवाल उठाए हैं। देखिए, बढ़िया सवाल इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के जेहन में जो सवाल रहे वो उनका सवाल नहीं होता है, एक समाज का सवाल होता है। सवाल पूछना सब नहीं चाहते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये पूरन सिंह लोधी जी का कंसेप्ट है और इसको इस रूप में आप एकदम ले सकते हैं। ये हमें याद है कि अमरकंटक के 3 दिन के प्रवास में उन्होंने इस बात को भी बताया था कि भाई मेरा पुनर्जन्म, जो मेरा अगला जनरेशन है वो वही तो मेरा पुनर्जन्म है। तो देखिए, सबसे मूल कहीं भी हमसे जिसे कुछ लोग पूछता है कि ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो हमें सिर्फ बुद्ध याद आते हैं कि उनका शैली क्या था। तो हम सीधे पूछते हैं कि ईश्वर से आप क्या समझते हैं। यदि वो ईश्वर को किस कंसेप्ट से लेकर के चल रहा है, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है। तो आप जो पुनर्जन्म जो है उसको किस रूप में मानते हैं। यदि पुनर्जन्म यही है कि नहीं, हम तो एक जैसे देखिए, हम मानते हैं, एक हम आलेख लिखे हैं पति पत्नी के संबंध पर, तो हम यही लिखते हैं कि दोनों मिलके हम लोग मानवता को अमरता देते हैं, एक कंटिन्यूटी देते हैं, एक निरंतरता देते हैं। तो निरंतरता जब देते हैं हम, दो अपोजिट पोल जो हैं मिल कर करके एक किसी दूसरे को लाते हैं, तो उस रूप में भी पुनर्जन्म कह सकते हैं। एक पुनर्जन्म मैंने लालू प्रसाद का दिया कि एक ही शरीर में जो जन्म लेना है ये पुनर्जन्म है। एक लेवल के बाद दूसरे लेवल में आना, एक स्तर के बाद दूसरे स्तर में, मतलब ज्ञान का या किसी भी चीज का ये जो बदलाव है इसको भी आप ले सकते हैं। तो पुनर्जन्म डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हाँ, इस शरीर के बाद, इसलिए देखिए भारत में जो शब्द प्रचलित है आत्मा, वो एक्चुअली शब्द है आत्मा, सेल्फ। सेल्फ जो है इसको आप मन कह सकते हैं, इसको चित्त कह सकते हैं, कॉन्शसनेस कह सकते हैं, माइंड कह सकते हैं। ये वैज्ञानिक शब्द है, लेकिन हाँ, अब मन है क्या, तो इसको तो 2020 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है सर रोजर पेनरोज जो है ब्रिटेन के, जिनको आधा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था उस साल, वो भी कॉन्शसनेस पर बहुत काम कर रहे हैं और बुद्ध से भी बहुत प्रभावित है। तो चेतनता जो है, आत्म जो है, एक अलग चीज है जो होता है, जिसको लोग समझना चाहता है, लेकिन इसी से मिलता जुलता हुआ शब्द आत्मा है, वो एक कल्पित शब्द हो जाता है। वो शब्द जो है, आत्मा शब्द का जो उपयोग होता है, आप इतना बड़ा उसके संरचना में जो चीज है, जो आप देखेंगे कि आत्मा से जीवन मरने के बाद भी जाता है।
इसीलिए जो कुछ लोग के जो शक्तिशाली मानते हैं कि हम फलाने शक्ति के दूत हैं या हम फलाने ईश्वर ही हैं, तो हम आप ये काम नहीं कीजिएगा तो आपके आत्मा को कष्ट देंगे। माने शरीर नहीं है, वो गुजर के चले गए, उनके आत्मा को सुख देने के लिए वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन एगो कहता है कि जरा मोबाइलवा पहुंचा दीजिएगा, बात कर लेंगे नाना जी से जो गुजर गए थे 15 साल पहले, तो वो मोबाइल नहीं जाता है। तो ये आत्मा शब्द है, तो ये जो है इस पुनर्जन्म को स्थापित करता है कि हम बिलाय में जन्मेंगे कि राजा में जन्मेंगे। अब देखिए क्या है, आत्मा शब्द में क्या हो गया, तो एक हमारे यहाँ एक पटेल बौद्धिक मंच में एक बौद्धिक थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो किस्मत का चीज है कि कोई बच्चा यहाँ जन्मता है, कोई बच्चा वहां जन्मता है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि बच्चा की आइडेंटिटी जन्म से पहले थी, तो जब वो मांस था ही नहीं, वो जीन क्रोमोजोम मिला ही नहीं, तो उसकी आइडेंटिटी कहाँ थी, तब आत्मा में थी। तो आत्मा का इसका मतलब आप आत्मा को मानते हैं, वो बौद्धिक व्यक्ति थे, वो आत्मा को नहीं मानते हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो मजाक जो है गहराई से सोचते नहीं है। अरे आत्म है, ये शरीर के साथ विकसित होता है, माइंड है, मन है। अब माइंड है जो शरीर में नहीं रहता है, शरीर में रहता है ब्रेन, मस्तिष्क, ये मॉड्यूलेटर है। ये जो है ये दिमाग सब चीज नहीं करता है। आप जैसे देखते होंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रिफ्लेक्स एक्शन देता है, तो पशु और आदमी में क्या अंतर है? पशु जो है रिफ्लेक्स एक्शन से काम करता है। आपको कोई गाली दिया, आप तुरंत रिएक्ट कर गए, तो मतलब आप में एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है। लेकिन यदि उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में भेजे, और ब्रेन जो है वो मॉड्यूलेटर है, वो मॉड्यूलेट करके उस लो फ्रीक्वेंसी, लो पोटेंशियल एनर्जी को हाई पोटेंशियल में भेज दिया, जो आपका माइंड है, जो आपके शरीर के आसपास जो घूमता रहता है। इसीलिए देखते होंगे कि देवी देवता के माथा के ऊपर में एक प्रभा मंडल बनाया जाता है, वो माइंड को इंडिकेट करने के लिए होता। ये उनकी समझ है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि स्थापित ही है। माइंड कहाँ रहता है नहीं जानते हैं। तो ब्रेन जो है वो माइंड को भेजता है, और माइंड फिर मॉड्यूलेटर को भेजता है, और वो रिफ्लेक्ट। तो जो आप विचार करके एक्शन देते हैं, ये आदमी का फीचर है, ये जानवर का फीचर नहीं है। तो ये आत्मा जो है, आत्मा, मन, चेतना, ये एक तरह का चीज है। लेकिन जब आप आत्मा को मानते हैं, तब आपका पुनर्जन्म भी होता है कि कौन व्यक्ति का जन्म कहाँ होगा, और उसकी व्यवस्था को देखने के लिए तब एक सर्वशक्तिमान ईश्वर भी होगा जो कभी नहीं होगा। तो आत्मा से पुनर्जन्म भी जुड़ता है, आत्मा से ईश्वर भी जुड़ता है, और आत्मा से जो है नित्यवाद भी, मतलब वो सब जो है वो बदलता रहता है, समझ रहे हैं ना। और सब चीज निर्धारित आपका आत्मा में है। मतलब आप व्यवस्था का, जब आप आत्मा को मानते हैं, तो व्यवस्था का दोष देना बंद कर दीजिए। इसलिए कि आज जो कंगाल है, आज जो गरीब है, वो पिछले जन्म का आपका दोष है, फल है। तो ये सरकार आपके पिछले जन्म में जाके तो करेक्शन कर नहीं सकती है। आप आत्मा को मानते हैं, मतलब आप पिछले जन्म को मानते हैं, पिछले जन्म के कर्म को मानते हैं, तब तो व्यवस्था का काहे के लिए हल्ला कर रहे हैं? तब तो भाई पिछले जन्म में सरकार क्या करेगा? तो आत्मा का अवधारणा व्यवस्था को, व्यवस्था के कुव्यवस्था के दोष से मुक्त कर देता है। इस शब्द का जो संरचना है, यदि इसमें आप लोग भाषा विज्ञानी कोई होंगे, तो स्विट्जरलैंड के भाषा विज्ञानी है फर्डिनांड डी सोसुरे, वो संरचना बात को समझाते हैं कि शब्दों का सिर्फ सतही अर्थ भी नहीं होता है, शब्दों का निहित अर्थ, इम्प्लाइड अर्थ भी होता है, जो काफी गूढ़ होता है। शब्दों का जो वो आइसबर्ग जो तैरता है, तो एक हिस्सा जो दिखते हैं, तो 11 हिस्सा पानी में डूबा होता है। तो आत्मा का जो आप ऊपर का जो हिस्सा जो बड़ा आसान समझते हैं, उसको जब आइसबर्ग का नीचे का हिस्सा देखेंगे, तो आपको पूरी दुनिया समझ में आएगा। और बड़ा सिंपल ढंग से लोग को बात में रख करके जेहन में बैठा देते हैं, कॉन्शस से सब कॉन्शस नहीं अनकॉन्शस में फिट कर देते हैं, और वो 24 आवर काम करते रहता है। तो यही मैकेनिज्म है। सवाल पूछे, बहुत अच्छा लगा हमको भी। और आप लोगों की जो परिचर्चा मैंने सुनी, लॉजिकल है, अच्छी है, और इसे साथ में जुड़ता रहूंगा तो अपने बहुत सारी चीजें हमको आप लोगों से प्राप्त होंगी। जी सर, बस धन्यवाद, इतना ही बोलना था।